हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा था उसी के संदर्भ में एक और हम प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, आखिरी तक देखिएगा, अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह एक शिलालेख था, यह एक तांबे की तस्तरी थी, यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था, और ऑप्शन डी है राजा की प्रस्तुति थी। तो प्रशस्ति का जो अर्थ होता है मित्रों, वो राजा की प्रस्तुति होती थी मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको राजा की तरफ से एक स्तुति जो है वो प्रस्तुत की जाती थी, उसी को प्रशस्ति कहा जाता था मित्रों। तो प्रशस्ति का यही अर्थ होता है कि राजा की स्तुति। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो यहाँ पूछ रहा है मित्रों, सिलोन। सिलोन मतलब आप लोग समझिएगा कि श्रीलंका की बात हो रही है, और वहाँ का राजा था, बौद्ध राजा कौन था? मेघवर्मन था। और बोध गया में उसने विहार बनवाने की अनुमति किससे ली थी मित्रों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ली थी, कि समुद्रगुप्त से ली थी, कि स्कंदगुप्त से, कि कुमारगुप्त से ली थी मित्रों? तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहाँ जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त से इसने ली थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है मित्रों, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो मित्रों, इसमें जो बातें सही हैं वो आपसे ए वाला जो है वो सही है, कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। ये बात सत्य है कि धर्मपाल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप लोग इसको याद रखेंगे, धर्मपाल द्वारा। ठीक है, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसी की द्वारा स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को खिलजी वंश ने जो है नहीं नष्ट किया था मित्रों। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो खिलजी वंश का एक शासक था, उसने जो है वो नष्ट तो किया था, ये बात सत्य है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने नष्ट नहीं किया था मित्रों। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। सिर्फ केवल एक सही है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक कौन बना था? पुष्यमित्र शुंग के बाद। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था मित्रों कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य शासक, जो आखिरी मौर्य शासक था, बृहदर्थ, क्या नाम था उसका? बृहदर्थ मित्रों इसका नाम था। और इसी का जो है उसने मार का हत्या करके और उसको क्या कर दिया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। तो हमारा इसमें जो कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था, तो अग्निमित्र था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अग्निमित्र। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ऑप्शन हमारा ए है मौर्य युग, और ऑप्शन बी है गुप्त युग, कुषाण युग, राजपूत युग। तो ग्वालियर के निकट जो बाघ की गुफाएं हैं मित्रों वो गुप्त युग की हैं मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये किस युग की हैं? गुप्त युग की। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। गुप्त काल में जो है युद्ध और शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? वो सेनापति था, कि महादंडनायक था, कि संधि विग्राहिक था, कि कुमार आमत्य था मित्रों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संधि विग्राहिक जो है इसे कहा जाता था मित्रों, युद्ध और शांति मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्राहिक। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? तो आपको यहाँ बताना है कि वह कौन सा गुप्त शासक था कि अश्वमेध यज्ञ जितने संपादित करवाए थे मित्रों? तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कि कुमारगुप्त प्रथम ने, कि स्कंदगुप्त ने? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा मित्रों। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ
जो है संपादित करवाया था। इसके सिक्कों से ये प्रमाण हमें मिलता है, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से प्रमाण मिलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पटवाय श्रेणी पूछा जा रहा है मित्रों, पटवाय श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, और ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्र लेख, और ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा मित्रों, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में इसे जो है इस पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है मित्रों। ये पटवाय श्रेणी कौन होते थे, तो रेशमी सूत बुनने वाले होते थे। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, रेशमी सूत बुनने वाले को पटवाय श्रेणी कहा जाता था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है। मिहिर कुल की मित्रों, ठीक है, ये क्या था, मिहिर कुल के एक शैतान जो है के रूप में पहचान की गई है, तिब्बतन, चीनी, कश्मीरी संस्कृति। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चीनी जो थे उसी चीनी स्रोत में हमें लिखा गया कि मिहिर कुल जो है वो एक शैतान का अवतार पहचान की गई थी मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद मित्रों जो हूण आक्रमण था, ये हूण नेता था मिहिर कुल, और इसने जो है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, वापस से गुप्त शासकों के राज्य पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, आशोपाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित पाए गए हैं। आशोपाई मतलब जो दिखाई देते हो मित्रों, वो दृश्य की निम्नलिखित कला में चित्रित पाए गए हैं। भरहुत में, बोधगया में, मथुरा में, सारनाथ में। तो चित्रकला की बात आए अगर, तो ऐसे लगभग सारी बातें मथुरा में ही होंगी मित्रों, क्योंकि आशोपाई जो दृश्य है वो मथुरा कला में हमें देखने को मिलता है मित्रों। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कुमारगुप्त की प्रथम भीतरी अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख, और चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों, कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख जो है उसमें राजाधिराज राजश्री की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था धारण करता है। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कि समुद्रगुप्त के, कि हर्षवर्धन के, कि धर्मपाल के। तो ऑप्शन हमारा इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही मित्रों सारे कालिदास, छपड़क और सारे 9 विद्वान इसके दरबार में रहते थे मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है। शिव, गणेश, सूर्य, कुमार। तो गुप्त काल के दौरान जो मित्रों लोकरका देवता का उल्लेख किया गया है वो सूर्य देवता को से किया गया है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों कि भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किस वंश के शासकों द्वारा दिया जाता था भूमि जो है दान में। सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन। तो इसमें मित्रों ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा कि सातवाहन जो वंश है उसमें भूमि अनुदान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इन्हीं सातवाहन शासकों के द्वारा ही मिलता है हमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वर्धन। तो इसमें मित्रों जो है सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया था जो वो सातवाहन शासक ही थे, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भूमि अनुदान का सातवाहन शासकों के द्वारा मिलता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने भूमि अनुदान जारी किया था। ठीक है, भूमि को दान देते थे ये लोग सातवाहन शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है। अभिलेख है, कि मुद्रा है, कि फाह्यान का विवरण है, कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प है मित्रों। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि कांचगुप्त की ऐतिहासिक का मुख्य साक्ष्य जो है
वो मुद्राओं से पता चलता है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है मित्रों। समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो गुप्त संवत 61 का जो मथुरा स्तंभ लेख है मित्रों वो कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है मित्रों। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। लिखा है कि गुप्त युगीन ब्रह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं दुर्जनपुर से, उदयगुरी से, विदिशा से, सांची से। तो गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा जो मिली है मित्रों वो दुर्जनपुर से मिली है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यही दुर्जनपुर से ही गुप्त युगीन ब्राह्मी लेख में जो जैन प्रतिमा है वो मिली है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि दुर्जनपुर से मिली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? मालवा से, मंधाता क्षेत्र से, परियार क्षेत्र से, उत्तरी कोंकण क्षेत्र से। तो इसमें अपरांत, अपरांत मतलब आखिरी में, किससे? वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति से अपरांत का समीकरण जो किया गया मित्रों वो उत्तरी कोंकण से किया गया, उत्तरी कोंकण से किया गया है। कहाँ है उत्तरी कोंकण? केरल में है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, रामगुप्त को, घटोत्कच को। तो गुप्त का वंश का जो प्रथम शासक था मित्रों वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम जो शासक था वो किसे माना जाता था? तो श्रीगुप्त को माना जाता था। अगर वास्तविक गुप्त शासक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त था। ठीक है, वास्तविक शासक कौन था? चंद्रगुप्त था, लेकिन प्रथम शासक यहाँ पूछा जा रहा तो हम बताएंगे कि श्रीगुप्त था। ठीक है मित्रों, बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।